अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कहानी का उन्वान है भूख। आज 25 साल की उम्र में सरकारी अस्पताल के बेड पर लावारसों की तरह लेटी मैं अपने गुजरे दिनों को याद कर रही हूँ। वो गुनाह जो मैंने अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझकर किए थे, इनकी कसक पल पल मुझे तड़पा रही है। मैं जानती हूँ कि मैं बस चंद पल या चंद दिन की मेहमान हूँ। मुझे एड्स है और इसकी वजह मैं खुद हूं, क्योंकि मैं एक तवाइफ हूं। कुछ खानदानी तवाइफें होती हैं, लाखों में कोई एक मजबूरी में भी तवाइफ बन जाती होगी, मगर कुछ मेरी तरह शौकिया तवाइफ भी होती हैं जिनको उनकी भूख उस मकाम तक ले आती है जहां से वापसी का रास्ता नहीं होता। जब रास्ते के गलत होने का एहसास होता है तब तक कुछ भी सही नहीं रहता। भूख के बारे में आपने सुना और पढ़ा होगा, कई तरह की होती है, जैसे पैसे की भूख, शोहरत, दिखावे और जिस्म की भूख। जिस्म की भूख एक तो खुराक की होती है और दूसरी हवस। मैं भी इन सब चीजों की भूखी थी। अगरचा मैं एक शरीफ खानदान से थी, मगर आज मेरे नाम के साथ तवाइफ लगाया जाता है। मगर ये अलग बात है कि कहीं मैं किसी मजबूरी में नहीं बल्कि शौक से तवाइफ बनी हूं। रुकिए, मैं आपको शुरू से अपनी कहानी सुनाती हूं। मेरा नाम शाजिया है। वैसे नाम की कोई खास अहमियत नहीं, क्योंकि नाम से ज्यादा इंसान अपने किरदार और काम से पहचाना जाता है, वो चाहे अच्छा हो या बुरा। मैं पंजाब के एक छोटे से शहर में पैदा हुई। 2 भाई और 3 बहनों में मेरा नंबर सबसे बड़ा है। अब्बू की एक छोटी सी करियाना की दुकान थी, जिससे होने वाली आमदनी अगर ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं थी। अच्छा गुजारा हो जाता था, मगर मुझे लगता था कि हमारे पास कुछ भी नहीं और मेरे ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। और इन ख्वाबों को ही पूरा करने की ख्वाहिश ने मुझे इन रास्तों पर डाल दिया, जहां बेजा ख्वाबों की ताबीर के बदले फकत जिल्लत और रुसवाई मुकद्दर होती है। मैं कॉलेज में दाखिल हुई तो उस एहसास ने मजीद शिद्दत पकड़ ली कि हम बहुत गरीब हैं और लोगों के मुकाबले में हमारे पास कुछ भी नहीं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। घर से जेब खर्च और जरूरत के लिए दूसरी चीजें कहे बिना मिल जाती थी, मगर या तो मुझ में एहसास कमतरी कुछ ज्यादा ही था या फिर मैं नाशुक्री थी। मेरा ख्याल है दोनों बातें ही मुझ में थी। मैं जब कॉलेज में दीगर लड़कियों को देखती जिनमें से कुछ कार पर आती तो एहसास कमतरी मजीद गहरा हो जाता। मेरी भी ख्वाहिश होती कि मैं भी ऐसे ही कॉलेज आऊं और इनकी तरह दूसरी लड़कियों पर पैसे खर्च करूं और वो लड़कियां मेरे आगे पीछे फिरें। शायद यही दिखावे की भूख होती है। लड़कियों के पास महंगे एंड्रॉयड फोन थे और मेरे पास फकत आम फटीचर सा मोबाइल, जिसमें से सिर्फ फोन सुना और किया जा सकता था। ये भी अब्बू ने एहसान करते हुए मुझे इसलिए लेकर दिया था कि कभी कॉलेज से देर सवेर हो जाए तो कॉल करके मुझे बता देना। मैं कॉलेज में दाखिल होते ही इस मोबाइल को ऑफ करके बैग में डाल लेती और घर आकर इसे निकालती थी। मैं ऐसा मोबाइल दिखाकर अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी। मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मेरे पास भी अच्छा सा कोई एंड्रॉयड फोन हो और मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह फेसबुक, व्हाट्सएप और टिकटॉक इस्तेमाल करूं। मगर मैं जानती थी कि अम्मी अब्बू इसकी इजाजत हरगिज नहीं देंगे, क्योंकि वो जरा पुराने ख्यालात के थे। पर्दे के सख्त हमायती हिजाब भी मैं उनके कहने पर ही बहालत मजबूरी लेती थी, और वो भी सिर्फ घर की हद तक। घर से बाहर निकलते ही मैं नकाब तो क्या दुपट्टा भी उतार देती थी। कॉलेज में कई लड़कियों ने टिकटॉक पर अपने अकाउंट्स बना रखे
और इनके कई कई लाख तक फॉलोअर्स भी थे। वो अक्सर मुझे कमेंट्स दिखाती जिन पर कई लड़कों ने उनकी दिल खोलकर तारीफ की होती थी। एंड्रॉयड मोबाइल लेने की ख्वाहिश दिन ब दिन मेरे अंदर जोर पकड़ने लगी और फिर ये ख्वाहिश जैसे मेरी मजबूरी ही बन गई। 2-3 दिन बाद मैंने रात अम्मी से कह दिया कि मुझे टच मोबाइल चाहिए। तालीम के लिए मोबाइल बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें व्हाट्सएप पे के जरिए राब्ते में रहना पड़ता है। अम्मी ने बस इतना कहा था कि बेटा, जब मोबाइल इजाद नहीं होते थे लोग तब भी आला तालीम हासिल करते थे। अम्मी ज़माने के हिसाब से हर चीज़ का तरीका कार बदलते रहते हैं। मैंने अपनी बात के हक में दलील दी। अम्मी खामोश हो गई। शायद वो मुझसे बहस नहीं करना चाहती थी। अम्मी ने अब्बू से बात की और थोड़ी सी सोच विचार के बाद अब्बू ने मुझे मोबाइल ले दिया। मैं उस दिन बहुत खुश थी, मगर मुझे नहीं पता था कि ये दिन मेरी बर्बादी के आगाज का दिन है। मोबाइल हाथ में आते ही मैंने सबसे पहले एक न्यू सिम ली। इसके बाद जो कुछ मैंने जेब खर्च से बचा रखा था सबका बैलेंस कराया और नेट पैकेज लगाकर फेसबुक, व्हाट्सएप और टिकटॉक इंस्टॉल कर ली। फेसबुक और टिकटॉक पे डॉल बट के नाम से आईडी बनाई। कुछ ही दिन में सोशल नेटवर्क की दुनिया ने मुझे अपने हिसार में जकड़ लिया। फेसबुक पे कई फ्रेंड्स थे, कुछ ग्रुप्स भी मैंने ज्वाइन कर रखे थे। मैं अपने चेहरे के बिना तस्वीर अपनी आईडी पर पोस्ट करती रहती, जिन पर आने वाले लाइक्स और कमेंट्स ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपनी असल चेहरे के साथ तस्वीर पोस्ट करूं। फिर एक दिन मैंने एक शायर के साथ अपनी तस्वीर और मैं हैरान रह गई कि जब सिर्फ 24 घंटों में इस पर 1000 से ज्यादा लाइक्स और सैकड़ों कमेंट्स आए। ज्यादातर कमेंट्स लड़कों के थे जिन्होंने दिल खोलकर मेरी तारीफ की थी। इनमें से कुछ ने तो ये भी कहा था कि मुझे मॉडलिंग करनी चाहिए क्योंकि मैं बहुत हसीन हूं, और ऐसी बातों ने मेरा दिमाग आसमान पर पहुंचा दिया। टिकटॉक पे 1-2 माह तक मैंने कुछ भी अपलोड नहीं किया। फिर एक दिन अपनी चंद सेकंड की एक वीडियो टिकटॉक पर अपलोड कर दी। कुछ खास रिस्पांस नहीं आया, मगर मैंने फिर लगातार वीडियो अपलोड की और चंद माह में मेरे फॉलोअर्स लाखों में हो गए थे। डांस की एक वीडियो पे कई हजार व्यूज आने लगे। जब से मोबाइल लिया था अम्मी से कई बार तकरार हो चुकी थी। घर के काम भूलकर मैं मोबाइल में ही खोई रहती और अम्मी सारा काम करती थी। मुझे कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मैं अपने घर वालों से ज्यादती कर रही हूँ। एहसास होता भी कैसे? सोशल नेटवर्क की झूठी दुनिया ने मेरे दिमाग पर ऐसा जादू कर दिया था कि मुझे अपने सच्चे रिश्ते झूठे और लोगों के झूठे अल्फाज सच्चे लगते। मुझे लगने लगा था कि मैं गलत जगह पैदा हो गई हूं। ये मेरे जैसी हसीन लड़की की जगह ही नहीं है। मुझे तो किसी अरबपति के घर में पैदा होना चाहिए था। यानी मेरा बाप अब मुझे कमतर लगने लगा था। वो बाप जिसने दिन रात एक करके हमेशा अच्छे हाल में रखने की कोशिश की, जिसने अपना सुख चैन फकत हमारे लिए त्याग कर रखा था। वो बाप अब मुझे गरीब लगता था जिसके पास मेरे लिए कुछ भी नहीं था। ये गलीद बागियाना सोच डिजिटल तवाइफ बनने के बाद पैदा हुई थी। जब टिकटॉक पे मेरे एक ठुमके पर लाखों फाइन अश करते थे, तब मुझे लगता था मैं गलत जगह पैदा हो गई हूं। जिसके लाखों चाहने वाले हों उसे तो जमीन पर कदम भी नहीं रखना चाहिए। दिन में कई लोग फेसबुक पर मैसेज करते और मिन्नतें करते थे कि सिर्फ एक बार रिप्लाई दे दो, मगर मैं चंद एक के सिवा किसी को मुंह नहीं लगाती थी। टिकटॉक पे भी ऐसी ही सूरत हाल थी। कई लड़कों के फोन नंबर्स मेरे पास थे जिनसे व्हाट्सएप पे बात होती रहती थी।
इनमें से 2-4 से कुछ ज्यादा ही बेतकल्फी थी। वो मुझसे हर किस्म की गुफ्तगू करते थे जिसमें नाज़ेबा अल्फाज भी होते थे, मगर मुझे बुरा नहीं लगता था और ना मैंने कभी उनको मना किया था। ये मेरे किरदार की पस्ती थी और शायद बर्बादी की हद भी। फिर एक लड़के ने मुझे मिलने का कहा। उसका नाम आशर था। वो बहुत अमीर घराने से था। उसने मुझे अब तक कई गिफ्ट और बाहरी रकम भेजी थी। मैंने सोचना भी गवारा ना किया और उसे हाँ कर दी। मैं चाहती थी कि वो मुझसे शादी कर ले ताकि मैं सारी जिंदगी ऐश से रहूं। इतवार के दिन मैं बिना किसी को बताए उससे मिलने चली गई। वो दूसरे शहर से था। वो मुझसे मिलने मेरे शहर अपनी गाड़ी में आया था। हमने मुलाकात के लिए शहर का एक मारूफ रेस्टोरेंट मुंतखब किया था। मुकर्रर वक्त में मैं उस रेस्टोरेंट के पास पहुंच गई। घर से निकलने से पहले मैंने उसे कॉल कर ली थी। मेरे पहुंचने के कुछ देर बाद वो भी पहुंच गया। मैं उसे वीडियो कॉल और तस्वीरों में बहुत पहले देख चुकी थी। वो काफी हैंडसम था। हमने खाना खाया और ढेर सारी बातें की जिसमें ज्यादातर वो मेरी तारीफ ही करता रहा। इसके बाद इसने मुझे बहुत सारी शॉपिंग कराई। इतनी महंगी चीजें मैंने जिंदगी में पहली बार खरीदी थी। सारी चीजें ऐसी थी जो मैं आसानी से छुपा सकती थी। इसने मुझे कुछ रकम भी दी जो मैंने रस्मी इनकार के बाद ले ली। इसने दोबारा मिलने का वादा लिया और मुझे घर से कुछ दूर अपनी गाड़ी से उतार कर चला गया। मैं हवाओं में उड़ने लगी थी। मुझे मेरे ख्वाबों की ताबीर आशिर की सूरत में अनकरीब पूरी होती नजर आ रही थी। इसके बाद हम कई बार मिले और कई बार मिलने के बाद ये मुलाकातें हद पार करके नाजायज तलाकात में बदल गई। मैं इस उम्मीद पर अपना आप आशिर को सौंपती रही कि एक दिन तो मुझे इसकी बीवी बनना है, तो पहले ये सब कर लेने में क्या हर्ज है। बस मैं ये भूल गई थी कि ये आशिर की मोहब्बत नहीं हवस थी, और हवस जब पूरी हो जाए तो फिर मोहब्बत भी खत्म होती जाती है और साथ ही इंसान की वक़्त भी। मेरे साथ भी यही हुआ। ये अलग बात है कि मैंने आशिर से अपनी इज्जत की पूरी कीमत वसूल की थी। मुझे अगरचा आशिर से शादी ना होने का अफसोस हुआ था, वो भी सिर्फ इसलिए कि आशिर की दौलत से मैं अपने ख्वाब पूरे कर सकती थी। मगर मुझे दौलत कमाने का रास्ता भी मिला। आशिर के जाने के बाद कई अमीर लड़कों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया और उनसे ठीक ठाक तोहफ़ के नाम पर रकम वसूल की। बदले में मैं उनको एक आध बार मिल लेती थी। मेरे अकाउंट्स में कई लाख रुपए जमा हो चुके थे जिनकी खबर किसी को भी नहीं थी, और टिकटॉक पर मेरे फॉलोअर्स कई मिलियन तक पहुंच गए थे। लोग मुझे जानते थे। मेरी एक पहचान थी, एक नाम था। कभी मेरी अम्मी मुझे ऐब नजरों से देखती, जिनमें कई सवाल होते थे, मगर उन्होंने कभी मुझसे कुछ पूछा नहीं था, या शायद उनको पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई थी, क्योंकि मेरे दिल से उनका डर निकल गया था और मैं इनसे कई बार बदतमीजी भी कर चुकी थी। बंदा जब मुसलसल गुनाह करता है तो वो बेखौफ हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मुझे किसी का डर खौफ नहीं रहा था। मैंने सोच लिया था कि दोस्तों, कहानी का अगला पार्ट आखिरी होगा। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।